आंदोलन चल रहे थे, उन्हीं आंदोलनों में सुधार आंदोलनों में राजा राम मोहन राय का योगदान भी महत्वपूर्ण है, वो माना जाता है। राजा राम मोहन राय को बंगाल में नवचेतना, नवक्रांति का अग्रदूत माना जाता है। यानी क्रांति यानी नए विचारों को लागू करने वाला, नवचेतना यानी नवीन जागृति लाने वाला, और नवजागरण यानी नई व्यवस्था के बारे में अपने विचार रखने वाला और सुधार आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रवर्तक अर्थात शुरुआत करने वाला, प्रारंभ करने वाला। तो समाज के अंदर उस समय भी भारतीय जो है समाज के विभिन्न बेड़ियों, विभिन्न आडंबरों, विभिन्न रूढ़ियों में जकड़ा हुआ था। समाज के अंदर अनेक प्रकार की बुराइयां विद्यमान थी। तब राजा राम मोहन राय ने इसमें आगेवान होकर अग्रदूत का काम किया है। पुनर्जागरण या नवचेतना का कार्य है उन्होंने हमारे समाज को, इस भारतीय समाज को देने का प्रयास है वो किया है। न्यू विजन जिसे हम कह सकते हैं, नया दृष्टिकोण जो है समाज को देने का प्रयास है, वो राजा राम मोहन राय ने किया है। इसलिए इन्हें आधुनिक भारत का प्रथम नेता भी माना जाता है, या नवजागरण का अग्रदूत, या भारत में पुनर्जागरण का सूत्रधार जो माना जाए तो वो राजा राम मोहन राय को माना जाता है। राजा राम मोहन राय की भारतीय धर्म की मौलिक और दर्शन के सिद्धांतों में बड़ी ही आस्था थी, और इस आस्था के चलते हुए उन्होंने भारतीय ग्रंथों का अध्ययन किया। भारतीय ग्रंथ वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, उपनिषद, इन सब का अध्ययन करने के बाद वो उनके गूढ़ रहस्यों को जान पाए कि उसमें किस चीज के ऊपर या क्या बताया गया है, हमारा समाज कैसा था, हमारा ज्ञान क्या है और किस प्रकार से हमें जीवन यापन करना चाहिए। तो उसके ऊपर उन्होंने वास्तविक ज्ञान को, वास्तविक दर्शन को जानने का प्रयास है वो किया। तो उस आधार पे ये कह सकते हैं कि राजा राम मोहन राय एक महान विद्वान थे, ज्ञानी थे, पंडित थे, और भारतीय सिद्धांतों और दर्शन को उन्होंने गूढ़ता के साथ जाना, गहनता के साथ में वो जाना। उनके विचार बड़े ही सुधरे हुए थे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित थे, न कि उन्होंने जो समाज में से पाया, समाज से ग्रहण किया, नहीं, वो नहीं। उनके विचार में तर्क विद्या पर आधारित थे, कि तर्क पर आधारित थे, ज्ञान और बुद्धि पर आधारित थे। यानी उनका दृष्टिकोण काफी अलग था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। हर चीज को तोल मोल के तर्क की दृष्टि से वो देखते थे। इसके साथ ही मानव गरिमा में और सामाजिक समानता उनके अंदर भाव था। तो वो अपने समाज को इसी दृष्टिकोण से देखते थे, और इसी के आधार पे वो अपने समाज को नई दिशा देना चाहते थे। समाज की बुराइयों को, समाज में व्याप्त जो जड़ता थी उसे खत्म करना चाहते थे, समाप्त करना चाहते थे। तो राजा राम मोहन राय ने इन सब को अपने प्रयासों के माध्यम से दूर करने का प्रयास भी किया। इनका जन्म अगर हम देखें जीवन को, तो जीवन में इनका जन्म है वो बंगाल के राधानगर में हुआ था, और ब्राह्मण जमींदार परिवार में हुआ था। आप जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन बंगाल में बहुत सारे जमींदार हुआ करते थे जिनकी अपनी जमीनें होती थी, और संभ्रांत कुलीन वर्ग के ब्राह्मण हुआ करते थे। तो राजा राम मोहन राय का जन्म भी इसी प्रकार के जमींदार परिवार में हुआ था। इन्होंने सिर्फ मौलिक सिद्धांतों या हिंदू धर्म के दर्शन और हिंदू धर्म के मौलिक सिद्धांतों के प्रति ही आस्था नहीं जताई, बल्कि उन्हीं का अध्ययन नहीं किया, बल्कि उन्होंने विभिन्न धर्मों के ग्रंथों का अध्ययन किया, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो जरतुस्त हो, या फिर अन्य धर्म, और उन्होंने उन धर्मों को जानने की चेष्टा की, और उस धर्म में से उन्होंने उनका निचोड़ निकाला कि हर धर्म क्या कहता है, हर धर्म का मूल क्या है। उस मूल को उन्होंने समझने का प्रयास किया। तो उन्होंने ईसाई धर्म की बाइबल को भी पढ़ा, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने मुस्लिम धर्म की कुरान को भी पढ़ा, और भी अनेक ग्रंथ
विद्वान थे, ये प्रकांड पंडित थे। इन्हें इन सब ग्रंथों के अध्ययन करते करते या इनकी रुचि जो थी, इसके आधार पर उन्होंने विभिन्न भाषाओं को सीखा था और इनको फ्रेंच, अंग्रेजी, हिब्रू, जर्मन, लैटिन कई भाषाएं उनको आती थी और उन्होंने अनेक भाषाओं में ग्रंथों की रचनाएं भी की है। उन्होंने पुस्तकें लिखी है, मुख्य रूप से 3 इनकी पुस्तकें फेमस है। एकेश्वरवादियों का उपहार, जो उन्होंने धर्म के मूल को निचोड़ा, और उसके बाद उन्होंने लिखा एकेश्वरवादियों का उपहार, जिस पुस्तक को गिफ्ट ऑफ मोनोथिज्म के नाम से जाना जाता है। दूसरा है प्रिसेप्टस ऑफ जीसस। इन 2 पुस्तकों की रचना उन्होंने अंग्रेजी भाषा में की और इसके अलावा भी उन्होंने फारसी में भी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था तोहफत अल मुहिब्बीन। तो यहाँ पर हम जान सकते हैं कि वो कितने विद्वान थे कि वो अनेक भाषाओं की जानकारी के साथ साथ उन्होंने धर्म के गूढ़ रहस्य को जाना और फिर उन्होंने अनेक पुस्तकों की रचना की। उन्होंने पत्रिकाओं का संपादन भी किया, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय की बंगाल में या बांग्ला भाषा में छपी हुई पत्रिका कौन सी थी, तो इसका नाम आता है संवाद कौमुदी। प्रश्न पूछा भी जाता है, कई बार जीके में पूछा जाता है संवाद कौमुदी। इन्होंने बंगदूत नामक हिंदी में भी पत्रिका निकाली और मिरात उल अखबार, जो कि फारसी में इनकी पत्रिका इन्होंने निकाली। और फिर 1814 में इन्होंने कलकत्ता में आत्मीय समाज की स्थापना की और 1825 में कलकत्ता में ही इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। वेदांत कॉलेज की स्थापना भी इन्होंने की। राम मोहन राय ने 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म सभा की स्थापना की और यही ब्रह्म सभा जो राजा राम मोहन राय ने 1828 में स्थापित किया था, वो 1828 में स्थापित ये ब्रह्म सभा ब्रह्म समाज कहलाया। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, तो आपको याद रखना है 1828 ईस्वी में। और किसके माध्यम से की गई, तो राजा राम मोहन राय के माध्यम से। और कहाँ पर हुई, तो आपको याद रखना है कलकत्ता के अंदर। ठीक है। फिर राजा राम मोहन राय के जो आधुनिक विचार थे या पुनर्जागरण के जो विचार थे, उन विचारों से जो रविन्द्रनाथ टैगोर दार्शनिक, बंगाल के विख्यात महान लेखक, निबंधकार, दार्शनिक, वो इतने, उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर, वो राजा राम मोहन राय के विचारों से बड़े प्रभावित हुए और इन विचारों से प्रभावित होकर 1839 में उन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना है वो बंगाल के अंदर की। और जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद जब ब्रह्म समाज जो है कमजोर पड़ने लगा, तो उस दौरान जो है देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1843 में ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाने का बीड़ा है वो उठाया। और वहीं सपोर्ट में या उनके साथ देने में जो आगे आए वो थे केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ने भी ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। तो इन दोनों ने मिलकर जो है देवेंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी, और केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। लेकिन बाद में धीरे धीरे देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के मध्य है कुछ बातों में मतभेद उत्पन्न हो गया और उसी मतभेद के चलते जो है ये ब्रह्म समाज है 2 भागों में विभाजित हुआ, एक तो टैगोर का और दूसरा केशव चंद्र सेन का। तो टैगोर, जो देवेंद्रनाथ टैगोर का जो ब्रह्म समाज था वो आदि ब्रह्म समाज कहलाया और केशव चंद्र सेन का जो ब्रह्म समाज था वो उसका दूसरा भाग है भारत का ब्रह्म समाज। यानी ये ब्रह्म समाज कालांतर में 2 भागों में विभाजित हुआ, एक तो देवेंद्रनाथ टैगोर के माध्यम से और दूसरा जो है केशव चंद्र सेन के माध्यम से। और देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसका नाम दिया आदि ब्रह्म समाज और केशव चंद्र सेन ने इसका नाम दिया है भारत का ब्रह्म समाज। केशव चंद्र सेन ने जो भारत का ब्रह्म समाज जो नाम दिया था, उस ब्रह्म समाज को वो आगे बढ़ाते रहे, लेकिन जितना उन्होंने विरोध किया था बुराइयों का या फिर समाज में व्याप्त कुरीतियों का, उन्होंने अनमेल विवाह, बेमेल शादियां जिसे कह सकते हैं,
जो है कूच बिहार के राजा के साथ कर दिया। तो यहाँ समाज में एक विरोधाभास लोगों को लगने लगा कि जो केशव चंद्र सेन जो अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर कुरीतियों का विरोध करते हुए कहते हैं, वो ही अपनी पुत्री की विवाह या अपनी पुत्री का विवाह है वो अपने से या उस बच्ची से काफी उम्र में बड़े व्यक्ति के साथ कैसे कर सकते हैं। तो जहां वो बाल विवाह का विरोध करने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपनी ही पुत्री का विवाह है एक बहुत बड़े व्यक्ति के साथ है, उम्र का तकाजा उन्होंने नहीं किया और फिर उन्होंने शादी कर दी, जिसके कारण ब्रह्म समाज में जो केशव चंद्र सेन के जो अनुयायी थे उनमें फूट पड़ गई, उनके विचारों में मतभेद उत्पन्न हो गया और वो भारत के ब्रह्म समाज से अलग हो गए और उन्होंने एक अपने पृथक समाज की स्थापना की, जो अंत में जाकर साधारण ब्रह्म समाज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, तो ये तो थी ब्रह्म समाज की स्थापना और उसके बाद ब्रह्म समाज का अंत किस प्रकार से हुआ, या कह सकते हैं कि वो कितने भागों में अंत में बटा। अब हम देखते हैं पुनः राजा राम मोहन राय के विचार। राजा राम मोहन राय के विचार जो कि हम समाज के क्षेत्र में देखते हैं, या सामाजिक सुधार या सामाजिक विचार उनके क्या थे, तो साधारण या शॉर्ट पॉइंट में हम समझने का प्रयास करते हैं कि देखिए उन्होंने कुरीतियों का विरोध किया। हमारा समाज, भारतीय समाज अनेक बुराइयों से जकड़ा हुआ था, चाहे वो बाल विवाह ले लो, चाहे सती प्रथा ले लो, चाहे बहु विवाह ले लो, इसके अलावा जाति पाति भेदभाव, अस्पृश्यता, छुआछूत तो इत्यादि जो है बुराइयां हमारे समाज में विरोध जो है मौजूद थी और राजा राम मोहन राय ने सभी बुराइयों का विरोध किया और उन्होंने इसके लिए प्रयास भी किया कि वो उन्हें जड़ से समाप्त करें। तो वो हमेशा इसके लिए प्रयासरत रहे। तो उन्होंने हमारी जो जनता थी या भारतीय जनता, उनसे भी अनुरोध किया कि वो इसके मामले में अपने विचारों को खुला रखे और साथ में इन कुरीतियों का उन्होंने विरोध करके उन्हें नए सिरे से लागू करने की बात है वो भारतीय जनता में फैलाई। तो इसी के कारण उन्हें पुनर्जागरण का अग्रदूत या जो है कह सकते हैं कि नव क्रांति का, नवचेतना का अग्रदूत है वो माना जाता है। उन्होंने सती प्रथा एक ऐसी कुप्रथा मौजूद थी समाज के अंदर जिसमें स्त्री की पति की मृत्यु के बाद स्त्री को जल के मरना होता था और ये एक तरह से क्या था, सीधा तौर पे मानव हत्या थी, जिसमें स्त्री का पति मर जाए तो स्त्री को उसके साथ मरना है, लेकिन अगर स्त्री मर जाती तो पति दूसरी शादी कर सकता है, दूसरा विवाह कर सकता है, तो ये उचित नहीं था। इसके चलते जब इन्होंने किसी घटना को, अपने ही परिवार में किसी घटना को, इसी तरह की घटना या सती प्रथा को उन्होंने बहुत नजदीक से देखा तो उनका मन है वो उद्वेलित हो उठा। उन्हें ये रुचिकर नहीं लगा और उन्हें लगा कि समाज की इस बुराई को जड़ से समाप्त करेंगे और उसके लिए उन्होंने पूरी तरह से अपने प्रयास को जारी रखे, जनमत तैयार किया, जनता को उसके लिए तैयार किया। जनमत तैयार करने के बाद अंग्रेज अधिकारी कह सकते हैं, वायसराय कह सकते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक वायसराय से अनुरोध किया और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के जो है प्रयासों से प्रभावित होकर उस समय जो इंग्लैंड का जो कानून था या उस समय अंग्रेजी कानून था, उस कानून की धारा 17 या धारा 17 के तहत 1829 में सती प्रथा के ऊपर रोक लगाई। तो आपको याद रखना है सती प्रथा के ऊपर रोक कब लगाई है, तो 1829 ईस्वी, ठीक है, और ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, 1828 के अंदर। और इस रोक के फलस्वरूप जो सती प्रथा है उसे मानव हत्या माना गया, मानव दंड माना गया और उसके लिए हत्या का आरोप लगाकर किसी के ऊपर भी मुकदमा चलाया जा सकता था। तो ये था उनका जो है सार्थक प्रयास और अंत में 1829 में जो है इसके ऊपर रोक लगी। हालांकि बाद में कालांतर में भी जो है ये प्रथाएं चलती रही, लेकिन फिर भी यहाँ पे प्रथम प्रयास था। सती प्रथा के बाद उन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयों का विरोध किया और खास तौर से उन्होंने जो स्त्रियों की जो दशा होती थी, विधवाएं हो जाती थी पति की मृत्यु के बाद, तो उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का भी उन्होंने समर्थन किया। स्त्री शिक्षा के ऊपर उन्होंने बल दिया। तो उन्होंने सामाजिक सुधारों को लागू करने का प्रयास किया, उसके ऊपर बल दिया। तो हम पूरी तरह से कह सकते हैं कि राजा राम मोहन राय के विचार है वो समाज के अनुकूल थे, इसीलिए अगर उनको पुनर्जागरण का अग्रदूत या नव चेतना का अग्रदूत कहा जाए तो बिल्कुल उचित होता प्रतीत होता है। धार्मिक क्षेत्र में भी उनके प्रयास है वो सराहनीय थे।
किया था। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सभी ग्रंथों को उन्होंने जाना था। हिंदुओं के वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत सबको पढ़ा था। वहीं ईसाई धर्म की पुस्तकों को पढ़ा था। इस्लाम धर्म की पुस्तकों को भी उन्होंने गहनता से पढ़ा था और उस आधार पर उन्होंने माना, सभी ग्रंथों के मूल को निकाला। उस मूल के अनुसार उन्होंने ये जाना कि ईश्वर एक है। धर्म के तरीके अलग हो सकते हैं, उसको चलाने के तरीके अलग हो सकते हैं, उसके निर्वहन के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हर धर्म का मूल ये है कि ईश्वर एक है। तो ईश्वर एक है और उन्होंने एकेश्वरवाद पर बल दिया। ठीक है। और आडंबर जो समाज के अंदर विद्यमान थे, हिंदू धर्म के अंदर विद्यमान थे, उन आडंबरों का उन्होंने विरोध किया कि कर्मकांड, पूजा पाठ के जो विभिन्न तरीके विद्यमान थे और जिसमें भारतीय जनता को कई समाज के जो है समाज बंधकों के माध्यम से उनको बरगलाया जाता था, उनसे बहुत सारा धन वसूली की जाती थी। तो उन कर्मकांडों और दिखावे का भी उन्होंने विरोध किया, क्योंकि ईश्वर मन के अंदर बसता है और एकेश्वरवाद को उन्होंने माना। उन्होंने धर्म को उचित माना, धर्म की हर बात को उन्होंने उचित माना, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता से इस बात पर बल दिया कि धर्म की हर बात को तर्क की कसौटी पर कसने के बाद ही उसे उचित माने। सीधे सीधे उसका अनुसरण न करें या फिर उसे इसलिए न माने कि उसे पुस्तक में कहा गया, बल्कि उसे इसलिए मानना है कि वो तर्क की दृष्टि से कसकर उसे माना जाए तो वो खरा उतरता है, तभी हमें उस चीज को स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। मूर्ति पूजा जो कि एक तरह का आडंबर था, एक दिखावा था, और उन्होंने इस बात का भी विरोध किया। उन्होंने ईसाई धर्म के अंदर भी जो विभिन्न अंधविश्वास, विभिन्न बुराइयां मौजूद थी, उसका भी उन्होंने विरोध किया और उन्हें भी हटाने के लिए उन्होंने प्रयास किए। उनके राजनीतिक विचार देखा जाए तो वो बहुत महत्वपूर्ण लगते हैं। कारण क्या है कि राजनीति, क्योंकि उस समय हिंदुस्तान के अंदर काफी कुछ भेदभाव हो रहा था, भारतीय जनता को काफी कुछ जो है भोगना पड़ रहा था। इसके चलते उनके राजनीतिक विचार भी सबसे हटकर रहे। तो उन्होंने राजनीति में उदारवादी विचारधारा को महत्वपूर्ण माना। उदारवादी यानी जो अच्छा है उसे अपनाया जाए और उसे ग्रहण किया जाए, उसे लागू किया जाए। तो उन्होंने उदारवादी विचारधारा को माना। इसके अलावा उस समय अंग्रेज भारतीयों के साथ थोड़ा भेदभाव की नीति अपनाते थे। भेदभाव की नीति के चलते भारतीयों को वरिष्ठ सेवाओं में नहीं रखा जाता था। उनको सिर्फ निम्न पद या जो है बड़े पद उनको नहीं दिए जाते थे। उच्च पदों पे भारतीयों को रखा नहीं जाता था। इस भेदभाव के तरीकों को उन्होंने बदलने का प्रयास किया और उन्होंने यहाँ पर सुधारात्मक रवैये की मांग की कि वरिष्ठ सेवाओं में भी भारतीयकरण किया जाए या बड़े जो पद होते हैं उन पदों के ऊपर भारतीयों को नौकरियां प्रदान की जाए। इसके अलावा कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग या पृथक करने की बात है वो उन्होंने रखी। न्याय जो कि अंग्रेजी कानून के तहत जो न्याय दिया जाता था भारतीय जनता को, उसमें बहुत सारा भ्रष्टाचार होता था, बहुत सारा पक्षपात होता था। तो उसके चलते उन्होंने न्याय की बात को ज्यूरी पर आधारित कहा। यानी ज्यूरी जो कि उस समय एक संगठन हुआ करता था जिसमें 10-15 लोग, 12 लोग शामिल होते थे और उस में किसी भी प्रकार की कोई भी न्याय प्रक्रिया चलती है तो उस दौरान बहुमत के आधार पर, यानी अंत में जब पूरा केस क्लोज हो जाएगा या केस की अंतिम पैरवी होगी, उस दिन ज्यूरी के जितने भी सदस्य वहां बैठे होंगे, मौजूद होंगे, वो अपने अलग अलग मत देंगे और उसमें जो बहुमत होगा उस आधार पर न्याय को उचित माना जाएगा। अगर आपने रुस्तम मूवी देखी तो रुस्तम जो मूवी है उसके अंदर जो न्याय की प्रक्रिया है वो ज्यूरी के आधार पर ही किया जाता है कि ज्यूरी में बहुमत के आधार पर अंत में कंक्लूजन या निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। हालांकि उसमें जो रुस्तम का जो नायक है वो जो है हत्या करता है किसी की, कारण के जानने के बाद ज्यूरी है वो अपने निष्कर्ष पर निकलती है, मतलब निष्कर्ष पर पहुंचती है और अंत में ज्यूरी के माध्यम से न्याय जो उचित है या न्याय जो कहता है उसके आधार पर उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। तो ये उन्होंने ज्यूरी द्वारा न्याय की मांग की ताकि किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार न हो, भारतीयों को उचित न्याय है वो मिले। इसके अलावा उन्होंने भेदभाव की नीति को न मानते हुए भारतीय और अंग्रेजों के मध्य समानता पर बल दिया है और वहीं हिंदू धर्म के अंदर या हिंदू मुस्लिम जो भी भेदभाव भारतीय समाज में विद्यमान था उसमें भी उन्होंने राजनीति में भी समानता पर बल दिया है। सभी को योग्यता पद के अनुरूप नौकरी
नौकरियां हैं वो मिले। पहले भारतीय थे राजा राम मोहन राय, जिनसे ब्रिटिश संसद के अंदर, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर उन्हें योग्य भारतीय मानते हुए उनसे भारतीय विचारधारा के संदर्भ में उनसे परामर्श दिया गया था। तो उन्हें ब्रिटिश संसद में बैठने का मौका मिला और इन्हें योग्य पुरुष मानते हुए ब्रिटिश संसद ने भी इनसे परामर्श लिया था। ये प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है कि पहले भारतीय कौन थे जिन्हें ब्रिटिश संसद में उचित सम्मान दिया गया था या उनसे परामर्श लिया गया था। तो आपको राजा राम मोहन राय का नाम याद रखना है। उन्होंने आर्थिक शोषण का विरोध किया। समाज के अंदर कृषकों का शोषण होता था जमींदारों के माध्यम से और अंग्रेजियत के अधिकारियों के माध्यम से। तो उन्होंने इसका भी विरोध किया और उसके लिए उन्होंने जो है तरीकों में बदलाव की मांग है वो की है। और अंत में आते हैं हम शिक्षा के क्षेत्र में उनके विचार क्या थे। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने विभिन्न ग्रंथों को पढ़ा था और वहीं उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को भी महत्वपूर्ण माना और उन्होंने भारतीयों से भी अंग्रेजी शिक्षा को पढ़ने की बात की। वो अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को लागू करने हेतु के स्कूल और कॉलेज की स्थापना है वो की है और साथ में उन्होंने भारतीय धर्म ग्रंथों को पढ़ने की भी बात उन्होंने की है और बंगाल में जो बंगला भाषा थी उसमें व्याकरण का संकलन उन्होंने किया। भारतीयों को विभिन्न ग्रंथों को पढ़ने के बाद गूढ़ ज्ञान को अपनाने की बात है वो किया है। उन्होंने धर्म को भी तर्क आधारित मानकर तर्क की कसौटी पर कसकर उसे अपनाने की बात की है। आडंबरों का उन्होंने विरोध किया। तो उन्होंने शिक्षा को सिर्फ शिक्षा समझकर अपनाने की बात नहीं की, बल्कि शिक्षा किस प्रकार से हमारे ज्ञान में प्रगति करवाती है, हमें उन्नति प्रदान करती है, उस हेतु उन्होंने शिक्षा के महत्व को हम तक बतलाया। और उस समय ईसाईकरण भी हो रहा था, बहुत सारे लोग धर्म परिवर्तन कर रहे थे। ईसाईकरण के जो है प्रहार से हिंदू धर्म को बचाने का उनका प्रयास रहा और उन्होंने इसके लिए भी भारतीयों का जो है कह सकते हैं मार्गदर्शन है वो किया। तो उन्होंने शिक्षा को महत्वपूर्ण माना और साथ ही साथ हिंदू धर्म के रीति रिवाज और हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों की जो मूल दर्शन है उसको उन्होंने अपनाए रखने की बात है वो की है। उन्होंने परंपराओं को माना लेकिन रूढ़ियों और अंधविश्वासों का उन्होंने विरोध किया। तो ये था राजा राम मोहन राय के बारे में आज का हमारा अध्ययन बिंदु, जिसमें हमने राजा राम मोहन राय को समझा और किस प्रकार से उन्होंने जो है समाज को अपने क्रांतिकारी विचारों से बदलने का है वो प्रयास किया, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र रहा हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र रहा हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र रहा हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र रहा हो। और सबसे बड़ी उनकी उपलब्धि मानी जाती है सती प्रथा का अंत। सती प्रथा के ऊपर उन्होंने रोक लगवाने का काम किया 1829 के अंदर लॉर्ड विलियम बेंटिक के माध्यम से। तो एक कुप्रथा जहां स्त्रियों को सीधे तौर पे जल के मरना होता था, उस कुप्रथा को हटाने में जो है सबसे महत्वपूर्ण योगदान वो राजा राम मोहन राय को जाता है। तो ये था आज का हमारा अध्ययन बिंदु। आशा करती हूँ आप सबको समझ में आया होगा। धन्यवाद।